वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा प्रवाही चालक तार पर बल। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कंडक्टर को आप रखते हैं, बातें नहीं करेंगे, कंडक्टर पर रखते हैं तो उसमें करंट जब फ्लो होती है तो उसमें क्या रिएक्शन हमें देखने मिलता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का एक प्रारूप है। चलिए, होता यूँ है कि जब किसी, ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा। ये एक डायग्राम है, इसमें हमने यहाँ पर एक पोल बनाया है, ये एन पोल है, एन पोल यहाँ पर लिख देते हैं हम, एन पोल। ये इस साइड वाला एस पोल है। इसमें ये जो पोल दिख रहे हैं इसे फ्लैट पोल कहा जाता है। बेसिकली इस पोल का नाम है फ्लैट पोल। इस फ्लैट पोल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी गई है। अब इसमें जब आप करंट फ्लो करते हैं तो आधी वाइंडिंग यहाँ की गई है और आधी वाइंडिंग यहाँ की गई है एस पोल बनाने के लिए। क्योंकि आधी वाइंडिंग जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर एन पोल बनेगा और वहीं आधी वाइंडिंग को यहाँ पर लपेटेंगे तो ये एस पोल बनेगा। अब यहाँ से एन और एस के बीच में आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं, ये है चुंबकीय बल रेखाएं जिसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो होता यूँ है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो ये आर्मेचर पार्ट है, मानकर चलिए ये क्या है, आर्मेचर पार्ट, इसे कहेंगे हम आर्मेचर। और आर्मेचर में वाइंडिंग लपेटी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। यदि किसी ने डीसी मोटर पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छे से जान सकता है। तो नियम ये कहता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही कंडक्टर रखा हुआ है, देखिए। और ये जो कंडक्टर है इसे ही हम वाइंडिंग कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे हम, वाइंडिंग कहते हैं। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक बल कार्य करता है और यही बल F होता है, इसे फोर्स कहेंगे। तो ऊपर की ओर फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, ऊपर की ओर होगा, और वैसे ही फोर्स नीचे की ओर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यही नियम है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच में रखा जाए तब उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करता है। और यही फोर्स जो है यह दिखाता है कि इस कंडक्टर में एक फोर्स है और ये फोर्स के कारण ये इस मैग्नेटिक फील्ड से निकलने की कोशिश करता है बाहर, परंतु निकल नहीं पाता। और निकल नहीं पाता तो क्या होता है, ये अपनी धुरी पर घूमते रहता है। तो नियम क्या है, फिर से रिपीट करता हूं मैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक बल कार्य करता है। यह बल इस चुंबकीय क्षेत्र से इस कंडक्टर को हटाने की या निकालने की चेष्टा करता है या कोशिश करता है। तो यही एक फार्मूला है फोर्स का। इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स है कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है, इसे कहेंगे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स या बल। तो इसमें F को रिप्रेजेंट किया गया है फोर्स, कंडक्टर पर लगने वाला बल। B से हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसे ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आई क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करंट। तो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, इसे क्या कहेंगे, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का साइज या चालक तार का साइज, ठीक है। या उसको बोला जाए तो चालक तार की लंबाई। उसके बाद आपने देखा ये जो साइन थीटा है ये एंगल है, किसके बीच में है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स एंड कंडक्टर। तो कंडक्टर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री का। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का और ये हो जाएगा कंडक्टर पर। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और यही साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा प्रवाहित होने वाले कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर पर एक बल काम करता है और इस बल का जो फार्मूला है F = BIL साइन थीटा होता है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख लीजिए। देखिए होता क्या है, ये कोई एक पोल है और ये कोई दूसरा पोल है, ठीक। अब इस पोल के बीच में यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ है, पोल के बीच में कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये कंडक्टर जब यहाँ रखा हुआ है और इस कंडक्टर में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फ्लक्स है, ये फ्लक्स कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, होगी कि नहीं? इसका शेप चेंज हो जाएगा फ्लक्स का। अब ये फ्लक्स का शेप चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर N पोल है और यहाँ पर S पोल है। तो फ्लक्स सीधी जाना था, वो टेढ़ी होकर जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। और आपको पता है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बनता है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर चुंबकीय बल की जो है दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यहाँ से देखेंगे आप तो N से S की ओर जा रही है। अब यहाँ पर भी इस कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रही होंगी ना, तो करंट फ्लो हो रही थी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो आपको पता है यदि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो का डायरेक्शन आपको पता है, हमने कार्क स्क्रू का नियम पढ़ा है, एंड रूल पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि नहीं? तो इसमें जब करंट फ्लो होगी तो ये करंट फ्लो का डायरेक्शन मानकर चलो इस टाइप से है। तो ये अपने चारों ओर क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसकी दिशा आपको पता है। अब ऐसे ही यहाँ पर इसके पास यदि ये N पोल बन रहा है, ये S पोल बन रहा है और दूसरा कंडक्टर इसके पास ऐसा ही रखा हुआ है ना, और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, करंट का डायरेक्शन इस टाइप से है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो इसमें भी जो करंट फ्लो की दिशा कैसी होगी? नीचे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये S है और ये क्या है? N है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों के बीच में बेटा? अट्रैक्शन होता है। आप सभी को पता है यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, परंतु इसका डायरेक्शन यदि चेंज कर दिया जाए, इसका डायरेक्शन यदि चेंज कर दिया जाए, मानकर चलिए अब इसमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही क्रिया होती है इन दोनों के बीच में। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो N और S पोल जो बना रहा है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके डायरेक्शन में क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाता है। तो चेंजेस आएगा तो कैसा हो जाएगा? अभी इन दोनों के बीच की जो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है असमान है, ठीक है। असमान में क्या होता है बेटा? असमान में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन समान होंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। भाई रिपल्सन होगा कि नहीं? समान होंगे तो। कहने का मतलब ये है यदि करंट फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से हो जाए, देखो करंट फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से हो जाए, इसका भी इस टाइप से हो जाए, तो यहाँ ये समान हो गए, मतलब ये N हो गया, N और N हो गया। अब यहाँ पर N और N हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी ऐसा ही होता है।
इस मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो काम कर रहा है वो लंबवत ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो अब इसको हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रूप से कैसा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे ना। इन दोनों के बीच में डिग्री कितने का बनेगा? 90 का। अब 90 का डिग्री बनेगा तो हमें पता है, इसको एक्सप्लेन करें तो साइन थीटा, अब ये फोर्स जो है इसका फार्मूला है BIL साइन थीटा। तो साइन थीटा में थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री रखेंगे और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ पर जब भी अब थीटा का मान कितना रखेंगे बेटा? हम यहाँ पर 1 रखेंगे। जब भी आप इस फार्मूले में मान रखोगे तो साइन थीटा का मान मतलब थीटा का मान 90 डिग्री और इसका पूरा मान कितना है बेटा? 1 है। तो इस तरीके से मान आप रखेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे लिखिए, ध्यान दो इधर। देखिए ये जो सिचुएशन है ये पैरेलल की सिचुएशन है। कब? जब लंबवत हो। ठीक है, जब लंबवत हो तब की सिचुएशन है। ये कंडीशन कब की है बेटा? जब लंबवत हो तब की सिचुएशन है। लेकिन समांतर हो जाए, पैरेलल में हो जाए, पैरेलल में हो जाए मतलब समांतर में हो जाए, तब की सिचुएशन क्या होगी? यहां देख लीजिए, ये एन पोल हो गया बेटा, ये एस पोल हो गया। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये सीधी 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 गमन कर रही है, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर। तो होता क्या है, देखो पहले सबसे पहले तो ये कंडक्टर पहले कैसा रखा हुआ है, इसका शेप कैसा होता है कंडक्टर का? कंडक्टर का शेप कैसा होता है बेटा? ये इस टाइप से होता है कंडक्टर का शेप। ठीक है, ये कंडक्टर का शेप हो गया। अब यदि अभी जो सिचुएशन है ये समांतर में रखी हुई सिचुएशन है, इस टाइप से रखी हुई है। देखो अभी जो सिचुएशन है ये कंडक्टर मानकर चलिए, ये जो मेरा हाथ है ये सीधे एक कंडक्टर है और कंडक्टर को मैं ऐसा बीचों बीच में रख दूं, अभी इस सिचुएशन में रख दूं कंडक्टर को, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी क्या? नहीं काटेगी ना। इन दोनों के बीच में चुंबकीय बल रेखाओं को ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। या ये मानकर चल सकते हैं आप कि एन से एस की ओर निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और कंडक्टर, ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे के समांतर में हो गई, पैरेलल में हुई कि नहीं? तो यहाँ पर अब ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर ऐसा समांतर में रखा हुआ है, ऐसा समांतर में रखा हुआ है। तो समांतर में रखे होने के कारण इसकी जो भी दिशा है ये और चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा है ये दोनों सेम हो गई। तो दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल नहीं बनेगा, मतलब ये हो गया और इसी के ऊपर ओवरलैप दूसरा भी हो गया। तो इसमें दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनने के कारण यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा का जो मान है, थीटा का मान क्या रखेंगे हम? बेसिकली थीटा का मान यहाँ पर 0 रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या रखे थे? 90 डिग्री रखे थे। अब यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। तो इसका मान कितना निकल गया? 0 मान निकला कि नहीं? 0। तो सिचुएशन क्या होती है? लंबवत में परपेंडिकुलर में इस टाइप से रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत में परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडक्टर के जब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जब जाएगी तो इसको पास करती हुई जाएगी, तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो इधर और इधर हट जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्वयं का बनेगा कंडक्टर का, इसीलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर हट जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो लंबवत का मतलब ये हो गया और ये एक्सिस हो गई, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों एक्स एक्सिस पे ही आ रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और जब 0 डिग्री होगा
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि N और S पोल के बीच में जब आप किसी कंडक्टर को रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होने के पैरेलल होने के कारण, समांतर होने के कारण इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा और कोई एंगल नहीं बनेगा। तो इसमें जब भी फार्मूला में मान रखेंगे F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जितना भी मान होगा और साइन थीटा का मान जो होगा ये आप 0 रखेंगे। सिचुएशन कब की है? जब एक दूसरे के समांतर में हो, तो एक दूसरे के समांतर की सिचुएशन में होगा, और जब एक दूसरे के लंबवत में हो, परपेंडिकुलर हो, तब 1 रखेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम हो, क्योंकि आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लेता है कभी कभी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बना लीजिए इसको। इसमें आगे और लिख लीजिए, इस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा, इस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, मतलब बाएं हाथ का नियम। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या समझेंगे और ये नियम क्या कहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप अपने बाएं हाथ को इस तरीके से रखेंगे कि ये जो अंगूठा है, दिख रहा है अंगूठा, अंगूठा दिख रहा है आपको, इसे अंगूठा कहते हैं, इसे तर्जनी कहा जाता है और इसे मध्यमा कहा जाता है। अब मध्यमा इसे मत कहना आप, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। देखिए आपकी ये 2 उंगली है और ऊपर ये अंगूठे को लेके 2 उंगली हो गई, तो भाई ऊपर की 2 छोड़ दो, नीचे की 2 छोड़ दो, तो बीच में क्या बची? बीच वाली उंगली बची ना। इसी को मिडिल फिंगर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मध्यमा, क्योंकि ये उंगली सबसे लंबी मिलेगी आपको। ये उंगली दिख रही है आपको, सबसे उंगली लंबी है, तो इसे क्या कहेंगे हम? मध्यमा, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिडिल फिंगर। और ये अंगूठा, अंगूठा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थंब कहा जाता है। और इस ये जो फर्स्ट जो उंगली है इसे फर्स्ट फिंगर कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है तर्जनी। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा हम? तर्जनी। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी वाले ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इस आप देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, मानकर चलिए मैं फ्लेमिंग हूँ और ये मेरे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों को मैंने इस तरीके से फैलाया कि ये जो थंब है ये मोशन आप कंडक्टर दिखाएगा, मतलब चालक के घूमने की दिशा को बताएगा, ठीक है। फर्स्ट फिंगर जिसे आप तर्जनी कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये मध्यमा जिसे आप कहते हैं मिडिल फिंगर ये EMF की दिशा को बताता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को। यदि आप इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, यदि सबसे पहले तो डायग्राम ही बना लेते हैं, और डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये डायग्राम है आपका, ये N पोल है बेटा और ये S पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी चलती है? N से उल्टी तो नहीं चलती ना, S से N की ओर, N से S की ओर ही चलती है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में अब देखिए यहाँ पर एक फोर्स काम करता है, तो इस टाइप से आप इसको बना दें। ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है, और लेफ्ट हैंड रूल में आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। देख लीजिए इसके परपेंडिकुलर यदि हम यहाँ बात करें तो लंबवत एक फोर्स काम करता है। अभी जैसे हमने बताया था ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्या काम करता है बेटा? एक फोर्स काम करता है। तो यही फोर्स है, मतलब चालक के घूमने की दिशा,
फोर्स ऑफ कंडक्टर या कंडक्टर पर लगने वाला बल, तो ये वही बल है बेटा कंडक्टर पर लगने वाला, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो कंडक्टर पर लगने वाला बल ये हो गया F, तो इसे क्या कहेंगे फोर्स, इसे क्या कहेंगे बेटा फोर्स, तो इसे क्या कहेंगे चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। हाँ बस तो ये F है बेटा। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बता रहा है, तो देखो हम इसको 3D में दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये जो है ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये अभी मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ कि नहीं, ये 3D दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब ये 3D में दिखेगा, तो देखो यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो तीसरी उंगली है, ये तीसरी उंगली दिख रहा है आपको, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, तो ये हो गया फोर्स, इसे क्या कहेंगे बेटा ये हो गया थंब आपका, क्या हो जाएगा थंब। थंब यानी बेटा अंगूठा, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखा रहा है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा तर्जनी, इसे क्या कहेंगे बेटा हम तर्जनी, और तर्जनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है फर्स्ट फिंगर, क्या कहा जाता है फर्स्ट फिंगर। तो तर्जनी किस डायरेक्शन को शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से यदि मैं बीचों बीच से पकड़ता हूँ तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये डायरेक्शन काहे का है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो करेगा तर्जनी। अब यहाँ पर ये जो है तीसरा जिसे कहते हैं आप मध्यमा, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर का क्या काम है, मिडिल फिंगर क्या दिखाता है, यदि ये मोटर के लिए है तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये मिडिल फिंगर है तो इसको दिखाएगा या तो आप बोल सकते हैं EMF की दिशा या करंट के फ्लो की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल फिंगर है मध्यमा जिसे कहते हैं ये करंट के फ्लो की दिशा को दिखाएगा, मतलब करंट इंटर करेगी यहाँ से। तो अब ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड नियम है, यदि इस डायग्राम को आप समझते हैं तो इस डायग्राम में कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स तो ये चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका अंगूठा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा मतलब ये वाला जो आपका फिंगर हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप कहते हैं मध्यमा मिडिल फिंगर, ये दिखाएगा EMF की दिशा या करंट की दिशा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मोटर के लिए है स्पेशली, तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा बेटा करंट के फ्लो की दिशा को बताएगा, क्योंकि जनरेटर से क्या निकलता है EMF, तो EMF प्रोड्यूस होने की दिशा जनरेटर में EMF की दिखाएगा, वो राइट हैंड के लिए दिखाएगा। तो यहाँ पर मिडिल फिंगर जो हो जाएगा करंट के फ्लो की दिशा को दर्शाएगा। तो इस तरीके से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के नियम से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इस नियम का यूज़ स्पेशली फॉर मोटर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो DC मोटर के लिए इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। इससे आप बता सकते हैं DC मोटर, और ये भी पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है, तो DC मोटर के EMF की दिशा, ठीक है, DC मोटर में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो किया जाता है। ये इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे लिख लीजिए।